एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के चैप्टर का पार्ट 1 और 2 मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें हमने हाफ से थोड़ा कम चैप्टर कवर किया हुआ है दोनों पार्ट्स में, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। अभी हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है ये, जिसमें हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से कंटिन्यू करेंगे। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से क्या मतलब है इसका? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब है कि जो चीज़ें, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हम एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज़ करते हैं। ओके, बिफोर सोइंग द सीड्स को उगाने से पहले, मतलब सीड्स को मिट्टी में डालने से पहले, सोइंग मतलब मिट्टी में डालने से पहले, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्प्स टू गेट बेटर येल्ड। मतलब अच्छी उगाई के लिए सीड्स को मिट्टी में डालने से पहले उसके जो बिग क्लम्प्स हैं, मतलब मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया था, पार्ट नंबर 2 में, कि सॉइल में प्लोइंग के बाद ऐसे ऐसे कुछ बड़े मिट्टी के ढेर से लग जाते हैं। उनको लेवलिंग के प्रोसेस में एक लेवलर की हेल्प से उनको इवन किया जाता है लैंड को। ठीक है, इवन किया जाता है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म इरिगेशन हो पाती है। यूनिफॉर्म इरिगेशन का मतलब है कि जब पानी डालेंगे क्रॉप्स को, तो सारी की सारी क्रॉप्स को एक जैसा पानी जाएगा। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है, पर मैं आपको उसके एडवांटेजेस समझा रही हूँ। ठीक है, कि पहला जो लेवलिंग के एडवांटेज है वो तो है कि वो पूरे लैंड को इवन कर देता है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म इरिगेशन हो पाती है, सारी क्रॉप्स को एक जैसा पानी जाता है। फिर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब हर एक क्रॉप में जो है वो मतलब नियरली सेम अमाउंट का ही आता है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वो यूज़ करता है। क्योंकि अगर बिग क्रम्प्स हो जाएंगे सॉइल के, बिग क्रम्प्स को हम क्या कहते हैं? क्रम्प्स। हमने पार्ट 2 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्रम्प्स। तो क्रम्प्स जो है वहाँ पे मिट्टी, इधर पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे इधर वाला जो प्लांट उगेगा इधर, क्योंकि इधर ज़्यादा सॉइल है तो इधर ज़्यादा पानी होगा। वहीं अगर इसके साइड में कुछ इवन लैंड है, ठीक है, सपोज इधर क्रम्ब है एंड इधर इवन लैंड है, तो क्या होगा कि इधर जो प्लांट है फिर वो इधर को ज़्यादा पानी होगा, इधर का ज़्यादा पानी यूज़ कर लेगा। ठीक है, एंड अगर मतलब जब इसको वाटर होगा, क्रॉप्स को वाटर देंगे जब हम, तो इधर की रूट्स, मतलब उनको एयर गैप्स जो हैं वो पानी भर लेंगे अपने अंदर, जिसकी वजह से रूट्स को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इधर ज़्यादा सॉइल है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, इसलिए क्रम्प्स को ब्रेक करना ज़रूरी होता है सीड्स को सो करने से पहले। ठीक है, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये बहुत से टूल्स की हेल्प से किया जाता है। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। मतलब जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का हमने टॉपिक पढ़ा था टिलिंग या फिर प्लोइंग के लिए, तो प्लोइंग के लिए हम जो मेन टूल्स हैं वो कौन से यूज़ करते हैं? प्लो यूज़ करते हैं, हो यूज़ करते हैं और कल्टिवेटर। ठीक है, इन सब के बारे में 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम प्लो के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लो, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। मतलब बहुत पहले के टाइम से सॉइल को प्लो करने के लिए, इस खेत को जोतने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते जा रहे हैं लोग। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल, हॉर्सेज एंड कैमल्स। It contains a strong triangular strip called plowshare. The main part of the plow is long log of wood which is called a plow shaft. ओके, तो मैंने आपको यहाँ तक जो है ये वो है, मतलब कैसा दिखता है प्लो, एक प्लो का डिज़ाइन कैसा होता है वो आपको इधर एक्सप्लेन किया है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी इसके बारे में समझा दिया था, पर मैं फिर भी आपको दोबारा से मोटा मोटा समझा देती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो प्लो जो है उसके ऐसे हैंडल होता है, एक ये प्लो शाफ्ट एंड एक ये प्लो शेयर। ठीक है, तो प्लो शेयर के आगे वाला जो पार्ट होता है, इधर एक ट्रायंगुलर शेप में आयरन का पीस लगा होता है। ठीक है, एक प्लो या तो आयरन की हो सकती है या फिर वुड की हो सकती है। ठीक है, तो वुड वाली जो प्लो होती है उसके एंड में, जो प्लो शेयर के एंड में जो है ना, ये जो पार्ट है ये प्लो शेयर है एंड ये प्लो शाफ्ट है। ठीक है, तो प्लो शेयर के एंड में ना ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप में आयरन का पीस लगा होता है, एंड प्लो शाफ्ट के एंड में एक बीम लगी होती है, ये है बीम। ठीक है, ये ठीक है, तो प्लो शाफ्ट के एंड में एक बीम लगी होती है जो कि वुड की होती है, ये है ये बीम। ओके,
और फिर उसको एनिमल के नेक पे प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे एनिमल आगे बढ़ता है ऑक्सीजन यूज़ करता है ज़्यादा। तो ये जो प्लोशेयर के एंड में जो आयरन का पीस होता है, ये खेत को ऐसे जो मिट्टी होती है उसको ऐसे रगड़ते हुए चले जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे खेत को जोता जाता है। आई होप आप समझ गए हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ता है। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays। मतलब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो वुडन प्लो है उनको कौन रिप्लेस कर रहा है, आयरन प्लो रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब पहले के टाइम में तो वुडन प्लो यूज़ होती थी, पर अब क्या हो रहा है नाउडेज, अब के टाइम में लोग आयरन प्लो ज़्यादा प्रेफर करता है। अब हो क्या होता है ये हम समझेंगे। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। मतलब हो जो है वो एक सिंपल टूल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं उसमें, जो कि यूज़ होता है वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ बनाने के लिए, ठीक है। जैसा प्लो करते थे ना वीड्स को रिमूव करने के लिए और मतलब सॉइल को लूज़ करने के लिए, वही सेम काम हो भी करता है। It has a long rod of wood or iron, a strong, broad and bent plate of iron which is fixed on its end and works like a blade. It is pulled by animals। अब क्या होता है, इसका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है जैसा प्लो का है, ठीक है, पर इसका डिज़ाइन अलग है। ये भी या तो वुड की बनती है या आयरन की बनती है, ऐसे ही लिखा है इधर। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। हाँ, इसकी जो लॉन्ग रॉड है वो या तो वुड की होती है या आयरन की बनी होती है, ठीक है। इधर समझो इसका, यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिया है इसको हम अच्छे से समझते हैं कि ये जो लॉन्ग सी रॉड है, रॉड समझते हैं ना, ठीक है। तो ऐसी ये जो लंबी सी रॉड है ना, तो मतलब रॉड मतलब डंडे टाइप जो है, तो ये आयरन की होती है या वुड की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आयरन की दी हुई है, तो ये वो आयरन की जो ऐसे रॉड टाइप बनी हुई है। एंड ये बीम है, बीम का क्या काम होता है कि उसको एनिमल के नेक पे प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये बीम को एनिमल के नेक पे जैसे प्लेस कर दिया, एंड फिर उसके बाद ये जो इसके जो साइड जो सबसे इधर को होता है ना, सबसे एंड के पार्ट में इसके एक बेंट प्लेट होती है। बेंट प्लेट मतलब एक ऐसे हल्की सी मुड़ी हुई, ठीक है, मुड़ी हुई एक आयरन की प्लेट टाइप लगी होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, आयरन की होती है। ये किसकी होती है, आयरन की बनी हुई होती है, ठीक है। बेस चाहे इसका वुड हो या आयरन, पर ये प्लेट जो है ये ऑलवेज आयरन की ही होती है। रॉड भले ही वुड की हो, पर तब भी जो प्लेट है वो आयरन की ही होती है। तो बेंट प्लेट जो है, एक मुड़ी हुई सी प्लेट जो है, वो हो के एंड में लगी हुई होती है। एंड जैसे जैसे एनिमल बीम को जब एनिमल के नेक पे प्लेस कर देते हैं तो ये टिल्ट हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे एनिमल आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये जो प्लेट है आयरन की, ये ग्राउंड से ऐसे रगड़ती हुई जाती है एंड सॉइल को फ्लो कर देती है, ठीक है। मतलब सॉइल को लूज़ कर देती है, फ्लो नहीं लूज़ कर देती है, ठीक है। कल्टिवेटर, ठीक है। नाउ डेज प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर। मतलब अब क्या होता है कि ये जो हो है एंड जो ये प्लोज हैं, प्लोज और हो अभी के टाइम में थोड़ी सी कम यूज़ होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें ज़्यादा लेबर चाहिए होता है, उसमें ज़्यादा तो टाइम लगता है, क्योंकि पूरे खेत में ऐसे एनिमल्स को चलवाना पड़ता है। एंड दूसरा है कि उसमें लेबर लगता है, मतलब उसमें लेबर मतलब ज़्यादा काम होता है उसमें, कि हमें भी एनिमल्स को सही सही डायरेक्शन में लेके जाना है, हमारा टाइम और लेबर लग रहा है, ठीक है, चलने का। एनिमल्स का और वो हो रहा है, उनके भी मतलब उनको चलना पड़ रहा है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि कल्टिवेटर्स अब के टाइम में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं प्लो करने के लिए लैंड को, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें बस हमें ट्रैक्टर में बैठना होता है, ट्रैक्टर के पीछे कल्टिवेटर लगा होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, इधर मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो, ये ट्रैक्टर है एंड ये ट्रैक्टर के पीछे वाले पार्ट में कल्टीवेटर लगा हुआ है, ठीक है। कल्टीवेटर क्या है, ये कल्टीवेटर ना, इसमें ऐसे से ऐसे यूँ मतलब कुछ स्टिक टाइप निकल रही है इनमें से, ठीक है। इनकी ना शार्प एजेस होती हैं, यूँ होता है, ठीक है। तो इनकी ये जो शार्प एजेस होती हैं, जैसे जैसे आगे आगे ट्रैक्टर को लेके चल रहा है ड्राइवर, फार्मर जो होता है, जैसे जैसे वो ट्रैक्टर को आगे लेते जाता है, तो ये जो होता है ना कल्टीवेटर ऐसे सॉइल को ऐसे फ्लो करता हुआ आगे आगे चलता है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया हो, डायग्राम से क्लियर भी हो रहा है ये, ओके। चलिए, तो इसमें कल्टीवेटर के क्या यूज़ हैं कि कल्टीवेटर का एक फ़ायदा है कि उसमें आपको ज़्यादा टाइम और लेबर नहीं लगता, ठीक है। इट सेव्स टाइम एंड लेबर, मतलब इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा लेबर भी नहीं होता और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस ट्रैक्टर को आगे आगे ड्राइव करना है पूरे खेत में, ठीक है। तो कल्टीवेटर इसलिए आज के टाइम में ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है,
होप आपको कल्टीवेटर भी समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं सोइंग पे। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी एंड क्लीन हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। मतलब सोइंग क्या होता है? सोइंग का मतलब है कि सीड्स को फाइनली हम मिट्टी में जब डालते हैं। अब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि सोइंग मतलब जो सीड्स हैं उनको अब हम मिट्टी में डालते हैं, ठीक है। फार्मर्स क्या करते हैं? सोइंग से पहले गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स जो हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा यील्ड हो, मतलब अच्छी खेती हो। मतलब सीड्स की मतलब ऐसा है कि सीड्स डाल दिया, वो सीड्स बेकार क्वालिटी के निकले, वो ख़राब हो गए, ठीक है, उन्होंने मिट्टी को ख़राब कर दिया, तो इसमें तो आपका नुकसान ही है ना, आपके पैसे वेस्ट हुए, ठीक है। तो अभी हम कैसे वो करते हैं, सीड्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सीड जो है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है? ओके, तो हेल्दी और अनहेल्दी सीड जो है, इधर देखिए कैसे सिलेक्ट करता है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes some seeds started to float on top and wonder why some seeds float on water. अब क्या है कि सीड्स को सेलेक्ट कैसे कर पाते हैं हम, कि सीड्स को ना हम ऐसे एक कंटेनर लेते हैं जिसमें पानी होता है एंड उसमें ना सारे के सारे सीड्स डाल देते हैं। तो ये जो इधर लिखा है, ये पहेली जो है वो कह रही है कि उसकी मम्मी उसने एक दिन अपनी मम्मी को देखा था कि उन्होंने कुछ ग्राम के सीड्स लिए, और उसको एक कंटेनर में डाल दिया और उसमें कुछ पानी भर दिया, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनटों बाद उसने देखा कि कुछ सीड्स जो हैं वो नीचे सिंक हो गए हैं, कुछ सीड्स जो हैं वो तो पानी में अंदर बैठ गए हैं बॉटम में, एंड कुछ जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, वो पानी के सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं। अब हमें इससे कैसे पता चलेगा कि जो सीड्स हैं वो हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं? इधर देखो, ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। दे आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। आपको भी पहले जैसे ही सेम एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपको एक कंटेनर लेना है, कोई भी कंटेनर ले लो, उसके अंदर पानी भरना है। पानी भरने के बाद उसमें कुछ ग्राम के या किसी भी टाइप के सीड डाल देना है, सीड डालने हैं एंड फिर कुछ मिनट्स बाद उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आप क्या देखोगे कि कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, कुछ सीड्स नीचे बॉटम में जाके बैठ गए हैं पानी के, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो वाई वुड बी नहीं डैमेज सीड्स वुड बिकम हॉलो एंड थोस लाइटर। मतलब जो डैमेज सीड्स हैं वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। अगर आपके कंटेनर में जो सीड्स ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो डैमेज्ड हैं, क्या है? डैमेज्ड हैं, ठीक है, वो अनहेल्दी सीड्स हैं। पर जो नीचे बैठे हुए सीड्स हैं वो हेल्दी सीड्स हैं, ठीक है। क्यों जो अनहेल्दी सीड्स हैं वो ऊपर फ्लोट क्यों करने लग जाते हैं? क्या उन्हें पता है वो अनहेल्दी है तो ऊपर चले जाते हैं? नहीं, उसका क्या मतलब होता है कि जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं वो क्या होता है, अंदर से खोखले होते हैं। खोखले मतलब हॉलो होता है, अंदर से वो खाली होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे सीड्स को कोई वर्म वगैरह खा जाए, कोई वो कीड़ा वगैरह उनमें लग जाए, तो कीड़े वगैरह उसको अंदर से सीड्स को खा लेता है, तो अंदर से खोखले हो गए ना। तो अंदर से खोखले हैं मतलब वो अंदर से हॉलो हैं जब, तो वो इसलिए हल्के भी होंगे। पर जो सीड्स हेल्दी हैं, जिनमें कीड़े नहीं लगे, उनके अंदर तो अभी भी वो होगा ना, उनके अंदर तो अभी भी वेट होगा, ठीक है। पर जो अनहेल्दी सीड्स हैं वो तो हॉलो हैं, ठीक है, उनके अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो पानी के टॉप पे जाके फ्लोट करने लग जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है भारी चीज़ें सिंक करती हैं एंड लाइट चीज़ें फ्लोट करती हैं, ठीक है, इसलिए आप समझे। तो इन शॉर्ट ये एक्टिविटी आपको क्या समझाना चाहती है कि जो डैमेज सीड हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, क्योंकि वो अंदर से हॉलो होता है, इसलिए वो हल्के होते हैं। और जो गुड क्वालिटी हेल्दी सीड्स हैं वो अंदर से हॉलो नहीं होते, इसलिए वो भारी होते हैं एंड नीचे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी सोइंग के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं? सोइंग के लिए हम ट्रेडिशनल टूल यूज़ करते हैं। कौन से इम्प्लीमेंट? ट्रेडिशनल टूल। द ट्रेडिशनल टूल यूज्ड फॉर द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल, ठीक है। अभी देखिए कि ये जो ट्रेडिशनल टूल है ये कैसा यूज़ होता है, क्या है इसका यूज़ और ये होता कैसे? तो देखिए हम इस डायग्राम को देख के समझेंगे। तो सोइंग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो तो हमें ब्रॉडकास्टिंग, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ पर ब्रॉडकास्टिंग उसे कहते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम हाथ से सीड्स को फेंकते हैं, तो हाथ से जब सीड्स को उगाया जाता है तो उनके प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं लगता है एंड वो उनकी प्रॉपर डेप्थ नहीं पता चलती। हम थोड़ी स्केल से मेज़र करके उनकी प्रॉपर डेप्थ लगाते हैं। तो आप अब सोच रहे होगे कि प्रॉपर डेप्थ उनके लगाना क्यों हमें ऐसा करना पड़ता है कि उनको प्रॉपर डेप्थ पे और प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाना होता है। तो मैं आपको समझा देती हूँ।
कि अगर जो सीड्स हैं वो बहुत मतलब इतनी नीचे नहीं उगाए जाएंगे, अगर बहुत ऊपर उगा दिए तो बर्ड्स उन्हें आके खा जाएंगी, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा ही नीचे उगा दिए तो बहुत ज़्यादा नीचे सो कर दिए तो क्या होगा, वो फेल हो जाएंगे उगना, ठीक है, वो उग ही नहीं पाएंगे। अगर तो इसलिए आपको उन्हें मीडियम पे उगाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऊपर उगा दिया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बर्ड्स खा जाएंगे। बहुत ज़्यादा नीचे उगा दिया तो उग ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको मीडियम पे उगाना पड़ता है एंड आपको फिर उन चीज़ों को देख के उगाना पड़ता है कि क्या प्रॉपर डेप्थ होगी उसकी, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग इज़ नॉट दैट एफिशिएंट, इसलिए ट्रेडिशनल टूल जो है फार्मर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब हाथ से सीड्स को उगाना, ठीक है। तो इसलिए ट्रेडिशनल टूल यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल इज़ मच मोर एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल टूल, ओके। तो ट्रेडिशनल टूल पहले हम समझते हैं। द टूल यूज़, हाँ अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाई थी ना। हाँ देखिए कि यहाँ पे आपको डायग्राम जो गिवन है इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये बीम जो है ये एनिमल्स के नेक पे प्लेस कर दी जाती है एंड फिर उसके नीचे ये जो है ये एक सपोर्ट के लिए लगाया हुआ है। एंड इधर देखिए एक फ़नल है। फ़नल आपने देखा होगा कि लैब वगैरह में अगर आप कभी गए हो तो देखा होगा ऐसी शेप का होता है, ठीक है। अभी देखिए कि यहाँ पे ना क्या करता है, एक ऐसी शेप का फ़नल होता है जिसके अंदर वो सीड्स डाल देते हैं, बहुत सारे सीड्स डाल देते हैं जितना उसकी कैपेसिटी होती है। फिर सीड्स जो होता है वो सीड्स इस पाइप के थ्रू पास होते हुए, ये जो पाइप से बना हुआ है फ़नल के नीचे, इसके थ्रू पास करते हुए इसके जो शार्प एज होती है, ठीक है, इसके ना शार्प एज होती है। देखो ऐसे फ़नल, इसके अंदर सीड्स डाले हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए नीचे को स्पेस है एंड फिर इसकी एक शार्प एज होती है यूँ, ठीक है। तो सीड्स क्या होता है, जैसे एक सीड है तो नीचे से पाइप के थ्रू पास हुआ, इसकी शार्प एज होती है, ठीक है, पर खुली हुई होती है। तो ये सीड जो है फिर ये मिट्टी के अंदर आके गिर गया, ठीक है, क्योंकि ये जो इसका ये वाला जो पार्ट होता है ना एंड का पार्ट फ़नल का, तो वो नीचे मिट्टी के अंदर लगाते हुए चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे लगा हुआ है तो फिर वो मिट्टी से ऐसे रगड़ता हुआ चला जाता है, समझ रहे हो ना, ऐसे रगड़ता हुआ चला जाता है वो, ठीक है। तो ये जो सीड है फिर वो नीचे को ऐसे शार्प एज होती है इसकी, तो उसकी वजह से फिर नीचे चला जाता है, ठीक है। चलिए समझ में आया आपको, होपफुली समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं सीड ड्रिल पे। सीड ड्रिल, नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर ग्रोइंग विद द हेल्प सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। मतलब सीड ड्रिल क्या है, अब ट्रेडिशनल टूल को छोड़ के क्या करते हैं यूज़, सीड ड्रिल यूज़ करते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल टूल में क्या है, एक तो ट्रेडिशनल टूल में लेबर लगता है आपको, ठीक है, लेबर लगता है। लेबर में मतलब कि आपको चलना पड़ता है, खुद आपको मेहनत करनी पड़ती है, बुल्स को लेकर चलना पड़ता है, खुद चलना पड़ता है, तो उसमें टाइम भी लगता है, लेबर भी लगता है, मेहनत भी लगती है, उसमें समय भी लगता है। तो इन दोनों चीज़ों को बचाने के लिए आज के टाइम में क्या यूज़ कर रहे हैं, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है, सीड ड्रिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये भी उसी के जैसा है, बस इसमें ज़्यादा सीड्स भरे जा सकते हैं, ठीक है। एंड ये मच मोर एफिशिएंट, इट इज़ मच मोर एफिशिएंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनल टूल में तो ऐसा हो सकता है कि आपका एनिमल ज़्यादा स्पीड से चल रहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ऐसा तो नहीं है ना कि एनिमल्स जो है खुद सोच के चलते हैं कि हमें इतने टाइम में इतना कवर करना है डिस्टेंस। पर ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर में आप स्पीड अपने तरीके से चेक कर सकते हो। तो ट्रेडिशनल टूल में अच्छी तरीके से जो है सीड्स प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस पे सो नहीं हो पाते, पर ट्रैक्टर के ज़रिए सीड ड्रिल से उसको एफिशिएंटली सो कर सकते हैं हम सीड्स को, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल में क्या होता था, छोटा सा फनल होता था, क्योंकि फार्मर्स के पास इतने वो नहीं थी, ठीक है, तो छोटा सा फनल होता था, छोटे से फनल में से ऐसे पास करते हुए ऐसे सीड्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाते थे शार्प एजेस से, जो कि सॉइल के अंदर दबा देते थे। सीड ड्रिल में भी कुछ ऐसा सही कॉन्सेप्ट है, ये फनल है, ठीक है, हाँ ये इधर सीड्स रखते हैं, ये बहुत सारी सीड्स के लिए एरिया होता है, यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। एंड इसको ना ट्रैक्टर के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ये जो पूरा आपको ये दिख रहा है ना, पूरे ट्रैक्टर के साथ ज्वाइन कर देता है, ठीक है। तो ऊपर है फनल होती है, ठीक है, एंड नीचे तक फनल तो नहीं कह सकते आप, इधर रखने के लिए स्पेस होता है, ठीक है। तो फिर इधर से जाते हैं, ये जो बड़े बहुत सारे पाइप्स आपको येलो येलो कलर के दिख रहे हैं ना, ये सारे सीड्स की पासिंग के लिए हैं, ठीक है। तो इधर जो सीड्स भरे हैं ये इन पाइपों से पास होते हुए, इन पाइप से पास होते हुए इधर जाते हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं
इधर जाता है। इधर से क्या होता है कि नहीं, तो व्हील है, ठीक है। इधर से क्या होता है, ये जो इनकी भी शार्प एजेस आपको दिख रही है ना, तो इन शार्प एजेस से क्या होता है कि इनके अंदर फिर सीड्स जो हैं, मतलब इतना जो इसका पोर्शन होता है ना, इतना पोर्शन इसका ये मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है, ठीक है। जितना मैंने रेड से मार्क किया ना, उसके नीचे वाला जो ये सारा पोर्शन है, ये मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है। तो फिर क्या होता है, ये मिट्टी के अंदर दबा होता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो पाइप से ऐसे सीड्स पास होता है, जो इधर रखे जाते हैं, तो फिर ये मिट्टी के अंदर जाके गिरता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे ट्रेडिशनल टूल में भी होता था, बस वो थोड़ा इससे मतलब कम साइज़ का होता था, ठीक है, एंड एफिशिएंट नहीं था इतना। ऐसे ट्रेडिशनल टूल में भी था, एंड सीड ड्रिल में भी कुछ ऐसा सा ही कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है। इसकी वजह से क्या है कि जो सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे उगाए सो कर दिए जाते हैं। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। इसमें क्या होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसा इंश्योर करता है कि जो सीड्स हैं, ट्रेडिशनल टूल में क्या होता था कि ट्रेडिशनल टूल में तो ऐसे, अगर आप सोच रहे हो कि उसमें ऐसे जब उन्होंने सीड्स उगाए, तो ये तो खेत को ऐसे वो करता जाता है ना, लाइन बनाता जाता है। तो हाँ, वो इस ट्रेडिशनल टूल में ऐसा हो जाता था। उसमें बाद में जो सीड्स हैं उनको, कुछ सीड्स जो हैं उनको सॉइल से कवर दोबारा नहीं हुए जाते थे वो, एंड फिर उन्हें बर्ड्स खा जाती थी। तो सीड ड्रिल में क्या है कि सीड ड्रिल में इक्वल डेप्थ पे भी किया जाता है एंड इक्वल डिस्टेंस पे भी सोन किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए एंड फिर बाद में ये भी इंश्योर किया जाता है कि सीड्स जो हैं वो उनको सॉइल से दोबारा कवर कर दिया जाए सोइंग के बाद, ताकि उन्हें बर्ड्स से बचाया जा सके, ठीक है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें टाइम भी बचता है एंड लेबर भी बचता है, ठीक है। इधर क्या लिखा है कि देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो ये बुजो जो है बोल रहा है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि कुछ छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उनको स्मॉल छोटे छोटे बैग्स में रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, छोटे प्लांट्स को छोटे बैग्स में क्यों रखा। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी, व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दैट ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। अब इधर क्या लिखा है कि इधर लिखा है कि सीड्स, कुछ प्लांट्स के जो सीड्स हैं, जैसे कि पैडी जो है, पैडी भी राइस ही है, मैंने आपको बताया था ना, पैडी भी राइस ही है, बस जब वो अपने बर्ड के अंदर कवर रहता है तो उसको पैडी बोला जाता है, जब वो बाहर निकल जाता है उसे राइस बोलते हैं। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि पैडी जो है उनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है, फिर उसके बाद जब वो उनके छोटे छोटे सी सीडलिंग्स बन जाती हैं, मतलब छोटे छोटे से प्लांट्स उनमें से आने लग जाते हैं, तो फिर उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, मतलब उनको नर्सरी से उठा के फील्ड में, बड़ी बड़ी फील्ड्स में, बड़े बड़े खेतों में लगा दिया जाता है मैनुअली मतलब मशीन के द्वारा नहीं लगा जाता है, खुद जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन उनको उठा के नर्सरी से उठा के फिर उनको सीड्स फील्ड्स में लगाते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन दी नर्सरी, ठीक है। तो जैसे कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब जिनमें फ्लावर आता है, और कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स हैं उनको भी पहले नर्सरी में उगाया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें मैनुअली ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड्स में। अब ऐसा क्यों होता है ये हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में इस चैप्टर के, ओके। अभी 20 मिनट्स की वीडियो बन गई है, थोड़ी सी लंबी है, पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।